राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान MiG-21 गुरुवार रात को हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में भारतीय वायुसेना के दोनों पायलट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। बताया जा रहा है कि विमान रूटीन सोर्ची पर गया था। यह हादसा बाड़मेर के बायतू थाना क्षेत्र के भीमड़ा गांव में हुआ। फिलहाल क्रैश की वजह पता नहीं चली। वहीं एयरफोर्स ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट भी किया है। आईएएफ ने बताया कि रात को 9:10 पर यह हादसा हुआ। इसमें MiG-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। बताया गया कि विमान ने ट्रेनिंग के दौरान उड़ान भरी थी। भारतीय वायुसेना ने हादसे में दोनों पायलटों के शहीद होने की पुष्टि की है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी से बात की। मिग विमानों को साल 1963 में वायुसेना ने अपनी युद्धक क्षमता मजबूत करने के लिए सोवियत संघ से 874 विमानों के बेड़े में शामिल किया था। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 400 से ज्यादा 1971-72 के बाद से दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, जिसमें 200 से ज्यादा पायलट्स और 50 लोग मारे गए थे। लेकिन ट्रेनिंग के लिए आज भी ये विमान इस्तेमाल हो रहे हैं। असम पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें असम के मोरीगांव जिले में अलकायदा का लिंकमैन भी शामिल है। मुफ्ती मुस्तफा के रूप में पहचाने गए आरोपी को मोरीगांव जिले के मोइराबारी गांव से गिरफ्तार किया। ये कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से फंडेड एक मदरसा चला रहा था। पीएम मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। पीएम आज चेन्नई के प्रसिद्ध अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वो 69 स्वर्ण पदक विजेताओं को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। यहां कार्यक्रम खत्म होने के बाद पीएम गुजरात जाएंगे, जहां वो गिफ्ट सिटी गांधीनगर पहुंचेंगे। यहां वो शाम करीब 4 बजे कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी आज गुजरात में गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ करेंगे। पीएम इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला भी रखेंगे। IFSC प्राधिकरण के एक बयान में कहा गया है कि एक्सचेंज भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देगा। निलंबित सांसदों का संसद में गांधी प्रतिमा के सामने धरना जारी है। निलंबन के विरोध में बुधवार को शुरू हुआ ये धरना 50 घंटे तक दिन रात चलेगा। धरना देने वालों में टीएमसी से सांसद डोला सेन, आप के संजय सिंह और टीआरएस के रविचंद्रा समेत कई सांसद शामिल हैं। धरना स्थल पर टेंट लगाया गया है। सांसदों ने कहा कि यह धरना लगातार जारी रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ नई पॉलिसी की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में आज कई पहल शुरू करेंगे। ये कार्यक्रम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में होगा। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंजूरी दी थी, जिसने 1986 में बनाई गई 34 साल पुरानी नीति का स्थान लिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने कुल 6 याचिकाएं सुनवाई के लिए लिस्टेड हैं। गौरतलब है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कहा गया कि ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। मुंबई के आरे फॉरेस्ट के पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। दरअसल महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के गठन के साथ ही सरकार ने मेट्रो 3 कार शेड परियोजना को दोबारा मुंबई के आरे वन क्षेत्र में स्थानांतरित करने का फैसला किया है, जिसके खिलाफ पर्यावरण प्रेमी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 1800 एकड़ में फैले आरे वन क्षेत्र को शहर का ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है। ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है, जिसमें कोर्ट ने संजय मिश्रा को और सेवा विस्तार न देने के लिए कहा था। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र पिछले साल एक अध्यादेश लाया था, जिसमें 5 साल तक का कार्यकाल देने के लिए खुद को सशक्त बनाया जा सके। देश में पहली बार हो रही 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज चौथे दिन भी जारी रहेगी। दूरसंचार मंत्रालय के मुताबिक अब तक 16 राउंड की बोली पूरी हो चुकी है, जिसमें कुल 1,49,623 करोड़ रुपए की बोली लग चुकी है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले 3 दिनों में 16 राउंड पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने नीलामी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज भी ऑक्शन जारी रहेगा। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पिछले 15 दिनों से चल रहे हैप्पीनेस उत्सव का समापन समारोह है। ये कार्यक्रम दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हो रहा है, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शिरकत करेंगे। साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर सिस्टर शिवानी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। ये कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा।
धर्मनगरी चित्रकूट में बीजेपी 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर का आयोजन करने जा रही है, जो आज से 31 जुलाई तक चलेगा। पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। साथ ही अगले चुनावों में जीत के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में बाघ संरक्षण के लिए देश भर के विशेषज्ञ जुटेंगे और अंतर सीमा सहयोग विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री समेत कई मंत्री और सांसद विधायक शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट का विमोचन करेंगे। इस दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। ये इंडेक्स रिपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान ने तैयार की है। रिपोर्ट के विमोचन के बाद सेमिनार का भी आयोजन होगा। कॉमनवेल्थ खेलों का आगाज हो चुका है, जिसमें आज भारत के कुल 4 मुकाबले होने हैं। भारतीय खिलाड़ी 19 खेलों की 141 स्पर्धाओं में अपना जलवा बिखेरेंगे। भारत की तरफ से कुल 215 खिलाड़ियों का दल कॉमनवेल्थ खेलों में शिरकत करेगा। आज होने वाले मुकाबलों में अश्विनी पोनप्पा और बी सुमित रेड्डी बैडमिंटन के मिक्स डबल्स में चुनौती पेश करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेने की शुरुआत कजाकिस्तान के विदेश मंत्री एफएम मुख्तार तिलेबर्दी के साथ हुई द्विपक्षीय मुलाकात से की। इस बात की जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर दी। जयशंकर ने लिखा कि हमने दिसंबर 2021 में दिल्ली में अपनी पिछली बैठक के बाद से हुई प्रगति को मान्यता दी। मौजूदा स्थिति सभी डोमेन में भारत कजाक सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया है। मशीन जुर्माना जम्मू लिंक रोड पर झाड़ियों में एक लाल रंग का गुब्बारा बरामद हुआ, जिसमें एक छोटा थर्मोकॉल बॉक्स लटका हुआ था, जिसके अंदर बैटरी, मदरबोर्ड जैसी जंक्शन प्लेट लगी हुई थी। गुब्बारे और संदिग्ध डिवाइस को अपने कब्जे में ले लिया गया है। जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया। आपको बता दें कि ये इलाका भारत पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। आतंकवादियों अलगाववादी गतिविधियों को समर्थन देने के आरोप में जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में 5 और घरों को कुर्क किया। इन संपत्तियों को आतंकवाद के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए यूएपी अधिनियम की धारा 2G और 25 के तहत कार्रवाई की गई है। दरअसल श्रीनगर के मलूरा, पटमालू और हरवान के लवाईपुरा इलाके में एक मकान अटैच किया गया था। पुलिस के मुताबिक इन घरों का इस्तेमाल श्रीनगर जिले में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने, योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए ठिकाने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। ऋषिकेश में बीजेपी मुख्यालय के बाहर स्मृति ईरानी के खिलाफ महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पुतला फूंका। इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महिला कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ईडी का दुरुपयोग कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बेवजह परेशान करने का काम किया। केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। लखनऊ पुलिस ने एक ऐसे नटवर लाल को गिरफ्तार किया है जो राजधानी के सर्राफा व्यापारियों को 250 करोड़ का चूना लगा चुका है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी अमित अग्रवाल अलग अलग कारोबारियों से करीब 250 करोड़ कीमत की चांदी और सोना लेकर फरार हो गया था, जिसने लखनऊ पुलिस की नाक में दम कर दिया था। पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस पिछले कई दिनों से इस नटवर लाल की तलाश कर रही थी। अमित के पास 1 करोड़ की कीमत का सोना और चांदी बरामद किया गया।